अगर सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते तो दिल के रिश्तों का कोई मायना नहीं होता। अगर जन्म देने वाली ही माँ कहलाती तो शायद कन्हैया की माँ यशोदा ना होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे अडॉप्शन की, यानी कि दत्तक ग्रहण की। प्रत्येक वर्ष नवंबर का महीना बहुत खास होता है, क्योंकि नवंबर के पूरे महीने को हम अडॉप्शन मंथ के रूप में मनाते हैं, ताकि बच्चों के अधिकारों के प्रति, अडॉप्शन की प्रक्रिया के प्रति अधिक जागरूक किया जा सके इस समाज को, ताकि लोग एक कदम बढ़ाएं उन नन्ही सी मुस्कानों की ओर जो उनका घर परिवार बनाएगी, उनके घर को एक खुशहाल संसार बनाएगी। और आज इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान, या मैं कहूँ वो कदम जो साथ बढ़े अडॉप्शन की ओर। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना कुमार, अडॉप्टिव पेरेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ हैं अविनाश कुमार जी, आप फाउंडर हैं फैमिलीज ऑफ जॉय के, ऑथर हैं, साथ ही अडॉप्टिव पेरेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार दीक्षा जी, धन्यवाद। अडॉप्शन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, अडॉप्शन एक बहुत बड़ी जर्नी है। मैं चाहती हूँ सर शुरुआत यहीं से हो और आप हमें बताएं कि अडॉप्शन है क्या। दीक्षा जी, टेक्निकली देखें तो अडॉप्शन है कि आप परिवार में यदि एक बच्चे को लेकर आते हैं जिसका जन्म आपके परिवार में नहीं हुआ हो, तकनीकी दृष्टि से वह अडॉप्शन होता है। किंतु सामाजिक और एक इमोशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो एक सोल जर्नी है, जिसको आप तन मन और अपने हृदय से मान लेते हैं और उसके प्रति वैसा ही प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, वही अडॉप्शन है। आशा यही होती है कि तकनीकी दृष्टि के बियॉन्ड जाकर अडॉप्शन के इन भावों को समझें। अडॉप्शन ये शब्द आप लोगों के जीवन में कैसे आया? आप लोगों ने अडॉप्शन की ओर कदम कैसे बढ़ाया? क्या सोच थी? कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत लगभग 30 साल पहले हो गई थी। हमारी शादी के लगभग तुरंत बाद अविनाश ने ये आइडिया रखा कि मैं बहुत बरसों से मैंने ये सोचा था कि जब भी मौका होगा तो मैं अपनी फैमिली जो है अडॉप्शन के थ्रू बिल्ड करूँगा, तो तुम्हारा क्या सोचना है। तो शुरुआत तो कुछ इस तरीके से हुई थी शादी के लगभग तुरंत बाद। बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर हमने निर्णय लिया कि हम इसी तरीके से अपनी फैमिली बिल्ड करेंगे, और बहुत ही सुंदर जर्नी रही। जी, अमूमन मैं समाज की अगर सोच बताऊं तो लोगों को ये लगता है कि हमें अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे घर में संतान सुख आएगा। या लोगों को लगता है कि हम अपनी फैमिली सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, एक और बच्चे के साथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप तो तब तक विवाहित भी नहीं थे जब आपने ये सोच लिया, तो ये जहन में कैसे आया? इसको आप बस एक डिवाइन इंस्पिरेशन समझ सकते हैं कि ये थॉट आनी थी तो आई। और हुआ सिर्फ इतना कि मैं अपने MBA प्रोग्राम के सेकेंड ईयर में था और परिवार में एक हादसे में मेरी एक कज़न और उनके हस्बैंड जो थे वे नहीं रहे, और उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे हु वेंट इनटू द ग्रैंड पेरेंट्स केयर। तो ट्रिगर वहाँ से आया कि यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल के, 3 साल के, जो कि अपने दादा दादी के केयर में चले गए। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जिनको नीड होती है फैमिली की, एक प्रोटेक्टेड सिक्योर चाइल्डहुड की, उनका क्या होता होगा। तो ये सीड वहाँ से पड़ा था, एंड देन ऑब्वियसली उसको बहुत नर्चर किया गया इन्फॉर्मेशन के द्वारा, रेफरेंसेस के द्वारा, लोगों से मिल के। जब बाद में शादी हुई तो जैसे वन्ना ने बताया, आपस में बात करके, सो वी गिव इट अ वेरी गुड टाइम, कपल ऑफ ईयर्स, 6-7 साल सिंस द आइडिया टुक ग्राउंड। पहली बार जब आपने उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लिया, फीलिंग्स कैसी थी? कनेक्शन लगभग इमीडिएट था। पहले तो ये कि हमारा प्रिपरेशन का जो फेज़ था, जब अविनाश ने सजेस्ट किया और हमारा बेटा आने तक हमने खूब अपने आप को मेंटली खूब प्रिपेयर किया था, तो वो हार्ट बॉन्ड हो गया था वो। और जब पहली बार बेटा गोद में आया तो लगा कि ये तो बस सपना पूरा हो गया। और
वो बयां करना मुश्किल है कि उस दिन कैसे हुआ था, कैसे वो एकदम टुकुर टुकुर देख रहा था। और आई थिंक उसने भी उतना ही एफर्ट किया कनेक्शन स्टैब्लिश करने में। तो हम तो शायद जितने महीनों या सालों से वेट कर रहे थे उस मोमेंट का, शायद वो भी सदियों से वेट कर रहा था। सर, ये जो अडॉप्शन की जर्नी है, अगर मैं उस ज़माने से आज के ज़माने में बात करूं, ये बहुत हद तक बदली है। अगर कोई पेरेंट आज किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो प्रक्रिया क्या है, किस तरह से बदली है, और एक उम्र की सीमा भी होगी ऐसे में, मैं वो सब जानना चाहती हूँ आपसे। तो पिछले 30 सालों में बहुत बदलाव आए हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो जागरूकता बहुत आई है, सबसे पहले चीज़, क्योंकि जब हमने अडॉप्ट किया था तो शायद एक दो ही रोल मॉडल्स रहे होंगे। हमें याद है सुष्मिता सेन जो पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने बच्चे अडॉप्ट किए थे, शायद इक्के दुक्के नाम थे। इन 30 सालों में हमें बहुत सारे और रोल मॉडल्स भी समाज को देखने को मिले हैं। तो उससे पहले तो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आदमी को लगता है हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जब हमने किया था तो बहुत ही कम थे ये रेफरेंस और रोल मॉडल्स, अब काफ़ी हैं। प्रक्रिया के हिसाब से एक सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि 1996, 1999 जिस दौरान हमने सोचा और हमने अडॉप्ट किया 2002 में, तब सिर्फ हिंदू अडॉप्शन एक्ट था, हामा था, जिसमें सिर्फ हिंदू ही गोद ले सकते थे और गैर हिंदू सिर्फ गार्जियनशिप ले सकते थे बच्चे की। वो बच्चे को कानूनी तौर पे गोद नहीं ले सकते थे। उसमें 18 वर्ष तक बच्चा उनके साथ रहता और 18 वर्ष के बाद बच्चा वयस्क होने के बाद कोई उनका रिश्ता नहीं रहता, तकनीकी और कागजी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आया है सन 2000 में, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अडॉप्शन को भी जगह मिली और फिर किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी फेथ का व्यक्ति जो है लीगली अडॉप्ट कर सकता है। तो बहुत बड़ा बदलाव तो ये आया है। और इसके साथ जो आसपास जो पेरिफेरल चीज़ें चाहिए, जागरूकता फैली है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं अडॉप्शन से रिलेटेड, अडॉप्शन एजेंसीज़ को वो सारे दायित्व दिए गए जो कि हेग कन्वेंशन डिमांड करता है। तो ये सारी चीज़ें अब कानूनी प्रक्रिया का पार्ट बनी है। तो इन सब चीज़ों से अडॉप्शन को एक तरह से एक मजबूत ढांचा मिला है, जो कि पहले बहुत ही इनफॉर्मल सा एक अरेंजमेंट हुआ करता था हामा के अंतर्गत। सिक्योरिटी पॉइंट से देखें तो जे एक्ट इज़ अ वेरी रोबस्ट एक्ट। उसका सिर्फ चैलेंज अभी यही रह गया है कि वहाँ बच्चे बहुत कम हैं और वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बच्चे के नज़र से देखें तो हामा बच्चे को एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाने के लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन देता है। तो ये दो लॉज हैं। अगर आप हिंदू हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ से बच्चा ले सकते हैं, जिसमें आपको पता है कि वो कोई रिस्की ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको एंटीसीडेंट्स पता है, तो वो वाकई एक बेहतर ऑप्शन है बच्चा अडॉप्ट करने का। बट इस ऑप्शन में क्या कोई दूसरा क्लेम कर सकता है बाद में कि ये बच्चा हमारा था, हमें वापस चाहिए? इसीलिए वो ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत ज़रूरी है। उसका सारा दारोमदार आप पर है एज अ पेरेंट। कोई तीसरी एजेंसी नहीं है जो चेक करके बताए कि हाँ बच्चा जो है ये जेन्युइनली लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है। और इसका फ्लिप साइड ये भी है कि अगर आपको पता है और उनको भी पता है बच्चा कहाँ जा रहा है, तो आगे जाकर ऐसा नहीं है कि वो इमोशनली आप वल्नरेबल हो रहे हैं या वो वल्नरेबल हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है बच्चा कहाँ से आया या बच्चा कहाँ गया है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, लॉट ऑफ वाटर इज गॉन अंडर द ब्रिज, अब आपको नहीं पता पेरेंट्स की क्या इमोशनल स्टेट है। तो हामा में अडॉप्ट करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कई बार पेरेंट्स जो हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे का टाइम लग रहा है हामा में बच्चा अडॉप्ट करने का सोचते हैं या कर भी लेते हैं और फिर फंस जाते हैं इन सब कानूनी दाव पेचों में, और जो कि हम अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी हैं। कई बार कोर्ट जो बच्चों को वापस बर्थ पेरेंट्स को दे देता है या बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आपने बच्चा गोद ले लिया, प्रोसेस पूरा हो गया, लेकिन यहाँ इस तरफ से जो आपको बच्चा गोद दे रहा है इंस्टीट्यूशन, वो कितना जिम्मेदार रहता है, आपकी पूरी वेरिफिकेशन करता है, कितना समय लेता है और ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा होता है? तो आप आज अगर कारा में रजिस्टर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, रफली 1 महीने में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। जो 2 से 3 महीने में आपकी एक होम स्टडी होती है जो सोशल वर्कर आके करते हैं, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो कारा रेगुलेट करती है उनके द्वारा जी। और वो होम स्टडी 3 से 6 महीने के बीच में हो जाती है। तो अगर हम पकड़ के चले तो 6 महीने में यू बिकम एलिजिबल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ओके। रेफरल आने में डिपेंड है, आपने बॉय मांगा है कि गर्ल मांगा है कि सिबलिंग मांगा है कि किस उम्र का बच्चा मांगा है और कितने सिस्टम अवेलेबल हैं, इसमें 6 महीने से लेके 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है। और जब आपको रेफरल आता है कि फलाना बच्चा उपलब्ध है, तब अडॉप्शन की प्रोसेस कंप्लीट करने में रफली 1 महीना लगता है जी। और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर या डीएम का ऑर्डर आने में, डीएम का ऑर्डर तो तुरंत आ जाता है,
कुछ मामले जहां अभी भी अडॉप्शन रिक्वेस्ट कोर्ट से एंटरटेन हो रही हैं, वहां पे कई बार और 2-3 महीने लगते हैं। तो हम ये मान के चलें रेफरल पीरियड के अलावा, जिसमें 3 से 4 साल लग सकते हैं, जी। बाकी कानूनी प्रक्रिया 5 से 6 महीने क्यूमुलेटिव, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। जी। विशेष बच्चों के लिए, विशेष परिवारों का कुछ ऐसे योजना की जाए या योजनाबद्ध तरीके से उन्हें अडॉप्ट किया जाए, क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। 2022 में नई अडॉप्शन रेगुलेशंस लाई गई। उसके अंदर नॉर्मल अगर आपके परिवार में 2 बच्चे ऑलरेडी हैं तो आप किसी और बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते कारा के थ्रू। लेकिन यदि आप स्पेशल नीड्स या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ये सीमा आपके ऊपर लागू नहीं होती। तो आपके घर में यदि 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप एक स्पेशल नीड बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, और आयु में भी छूट मिली हुई है। जी। तो थोड़े से रिलैक्सेशंस हैं लॉ में, जी। जिसमें स्पेशल नीड्स बच्चों को आप थोड़ा सा प्रेफरेंस देके उनको घर देने की चेष्टा करी जा रही है। और बच्चा गोद लेने के बाद भी क्या ये निगरानी रखी जाती है? बच्चा जब घर पर आ जाए उसके बाद भी? बिल्कुल, 2 साल तक मॉनिटरिंग होती है, जिसमें रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं और फॉलोअप देखा जाता है कि बच्चे का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। सर, आप कारा से भी जुड़े रहे, ऐसे में एक एज डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। लगभग कहते हैं कि 21 साल का बच्चे और पेरेंट्स में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे में कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड जिसके तहत पेरेंट्स को समझाया जाए कि इतना गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे के भविष्य का भी सवाल है। तो पहली चीज़ तो लॉ ही अलाउ नहीं करती कि ज़्यादा एज डिफरेंस हो। तो कारा के अंतर्गत अगर आप बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तो आपको, अगर आपकी आयु 55 या 60 वर्ष है, तो आपको नवजात शिशु दिया ही नहीं जाएगा। तो लॉ में ही वो प्रावधान है कि वो एज गैप रहे, लेकिन वो भी काफ़ी लिबरल और लीनियंट है। तो 40-45 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी एक नवजात शिशु को गोद ले सकता है, जो कि परिवार बढ़ाने की दृष्टि से फिर भी उतना उचित नहीं है। तो हम काउंसलिंग के द्वारा पेरेंट्स को और फैमिली से कनेक्ट करके उनको रेफरेंस फैमिलीज दिखा के, एग्जाम्पल्स दिखा के समझाने की कोशिश करते हैं कि आप में और बच्चे में एक एप्रोप्रिएट एज लेवल होना चाहिए, इवन दो लॉ अलाउ करती है तो भी। तो वो प्रिपरेशन उसी को कहते हैं। तो आपको कई लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि आप समझें कि अडॉप्शन सिर्फ आपकी ज़रूरत कैसे पूरी कर सकता है का बात नहीं है, बच्चे की ज़रूरत भी कैसे सही तरह से पूरी हो सकती है। बिल्कुल मैम, एक बहुत बड़ा इमोशनल पॉइंट होता है और बहुत बड़ी जंग होती है जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको बच्चा गोद लेना है। वो आपने तो तय कर लिया, लेकिन परिवार को कन्विंस करना सबसे पहली जंग होती है। बाहर का समाज क्या कहेगा, वो उंगलियां अलग उठती हैं। उनके जवाब देने ज़रूरी समझिए या ना समझिए, लेकिन घर के अंदर जो लोग हैं, जब वो प्रश्न उठाते हैं तो शायद वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। ऐसे में एक आपकी जर्नी रही होगी, आपने डील किया होगा, या बहुत सी महिलाएं डील कर रही होंगी। बिल्कुल। उन्हें आप अपनी जर्नी के थ्रू कैसे समझाएंगी? पहले तो अपनी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा खुद को कन्विंस करना और तैयार करना इम्पोर्टेंट है। तो आपने अगर मन बना लिया कि दिस इज़ हाउ माई पेरेंटिंग जर्नी वुड बी एंड दिस इज़ हाउ आई विल बिल्ड माई फैमिली, तो शुरुआत इट्स अ गुड स्टार्ट। और अगर आप पति पत्नी इस निर्णय में साथ हैं तो वो आपकी शक्ति दुगनी हो जाती है। जब अविनाश ने ये थॉट दिया था तो ये सारे सवाल हमारे सामने भी थे। क्या हम इसके लिए सक्षम होंगे, क्या हम तैयार होंगे, कोई रिग्रेट तो नहीं होगा, परिवार को कैसे जोड़ेंगे, ये सारे सवाल हमारे बिल्कुल सामने थे। और सबसे पहले तो बिफोर द completion of first year of our marriage we were convinced कि हाँ हम ये करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं और बस ये एक हमारे को एक मौका लगा कि हम this is our way to give back। तो पहली तो शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और फिर जैसे आपने कहा, परिवार को ये बताना, उन्हें इसके साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और आप समझ सकती हैं कि आश्चर्य तो उन्हें रहा होगा। हम अपने परिवार में सबसे लाडले दोनों ही तरफ, और चाहे इनके माता पिता परिवार थे या मेरे माता पिता और परिवार, सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। और उन्होंने इनिशियली काफ़ी इस बात को रेजिस्ट भी किया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको करना ही है तो आप क्यों नहीं एक गोद ले लें और एक बायोलॉजिकल हो,
तो उस तरीके के सब तरीके के विकल्प की भी बात हुई। पर अविनाश खास तौर पे बहुत फर्म थे इस बात में। बिल्कुल। मैम, इस जर्नी को आपने 2 बार जिया। जी। दूसरी बार एक बार फिर एडॉप्शन की ओर कदम बढ़ाना, ये कैसे तय हुआ? मैं शुरू से बहुत क्लियर थी कि सिबलिंग्स तो होने ही चाहिए, भाई बहन तो होने ही चाहिए। जितनी अविनाश को क्लैरिटी थी कि ये फैमिली अडॉप्शन के द्वारा ही बिल्ड करनी है, मुझे उतनी ही क्लैरिटी थी कि बच्चे हों तो 2 हों। बिल्कुल। तो वो शुरू से ही तय कर लिया था। और हम शुरू में बेटी गोद लेना चाहते थे, लेकिन जब गए तो बेटियों के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट थी, और तो वहीं तय हो गया कि ठीक है अब की बार बेटा, और फिर करीब 2.5-3 साल में बेटी गोद लेंगे। मैम, जब आपका पहले से एक बेटा था, वो लगभग 3 साल की उम्र का रहा होगा जब आपने एक बेटी को गोद लिया। जी बिल्कुल। तो वो बच्चा इतना तो समझ पा रहा होगा कि जो मेरी बहन आ रही है वो कहीं से आई है, जी मेरे माता पिता लेकर आए हैं। जी। बच्चे के प्रश्न होते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्रक्रिया ये भी होती है कि हम अपने बच्चों को इस बात की जानकारी ज़रूर देते हैं, हम उनसे कुछ छुपाते नहीं कि दे आर अडॉप्टेड। जी। तो ये प्रक्रिया आप लोगों के जीवन में कैसे शुरू हुई? आपने बच्चों को कब जानकारी दी, या वो कैसे समझ पाए, और उनका रिएक्शन इस पर कैसा आया? बहुत बेटा छोटा सा था जब हमने उसको ये बातों बातों में कहना शुरू कर दिया था कि एन एंजल गेव यू टू अस, इस तरीके से। और कहानियों में जैसे हमारा रंग भी थोड़ा कम मेल खाता है, तो उसके प्रश्न होते थे, स्वाभाविक से प्रश्न होते थे। तो छोटा सा ही था, बातचीत करना शुरू ही किया था, और तब से ये बातें आने लगी थी, और ये सहजता से हमने बताना शुरू कर दिया था। और न केवल वो, जब हमने उन्हें अडॉप्ट किया तो हम वापस जाते भी थे वहाँ पर जहाँ से हम उन्हें गोद लेके आए थे। अच्छा जी। तो वो कनेक्शन बना रहा। तो दिस एंजल गेव यू टू अस, इस तरीके की बातचीत भी होती रही घर में। एंड इट वाज आल्सो टू एम्फेसाइज कि बच्चों की केयर एंड प्रोटेक्शन कई तरह से होती है, टू सेंसिटाइज देम टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, जी। ताकि वो अडॉप्शन को भी खाली उस परिप्रेक्ष्य में ना देखें जैसा कि समाज समझता है और समाज से आगे जाके उन्हें समझना पड़ेगा। उनकी अपनी एक सोच विकसित हो, व्हाट इज़ अडॉप्शन, अडॉप्शन से पहले क्या होता है, अडॉप्शन के बाद क्या होता है। एंड आई मस्ट से माई सन हैज़ ग्रोन अप इनटू अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन, वेरी वेरी empathetic towards needs of others, so lot goes into sensitizing them and empathizing और them. आपने जो बात की कि जब बिटिया आई जी। तो वो तो बिल्कुल मेंटली तैयार थे। तो वो साथ में गए और सारी तैयारी हमने साथ में की, वो खिलौने लेना और सब तैयारी करना, तो वो सब साथ में थे, और वो खूब एंजॉय भी किया उन्होंने वो फेज़। बिल्कुल। जहाँ तक बच्चे के रिएक्शन और तैयारी की बात है, बिल्कुल पेरेंट्स की ज़्यादा उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता उन्होंने क्या किया है, उनको ये भी पता है बच्चे का रिएक्शन क्या हो सकता है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि वो ट्रस्ट रखे रहने के लिए आप बच्चे को स्वयं बताएं, बजाय इसके कि उसे किसी तीसरे थर्ड सोर्स से पता चले। और ऐसे हम बहुत सारे अभिभावकों से, पेरेंट्स से मिलते हैं जो बच्चों को बहुत, कई बार तो 10-20 साल तक भी नहीं बताते हैं। एंड इन मोस्ट केसेस हमारा एक्सपीरियंस 99% यह है, बच्चों को ऑलरेडी पता होता है। बिल्कुल। तो आप बच्चे को कम ना आके, बच्चे को यह ना सोचे कि हमने नहीं बताया तो उसे पता नहीं है। चलेगा। बहुत तरह से बातें होती हैं, बहुत रेफरेंसेस आते हैं, बच्चा हर जगह आपको नाप तोल करता है और समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो चीज़ है, ये इस चीज़ के आते ही इधर उधर हो जाते हैं। जी। तो तैयारी आपको अपने लिए करनी है। बच्चा तो बहुत सहज होता है, बच्चे को तो जैसा आप मोल्ड करेंगे बच्चा वैसा मोल्ड हो जाता है। जी मैम, इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पल या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा? मैं कहूँगी 2 पार्ट्स ऐसे थे जो चैलेंजिंग लगे थे। एक, पेरेंट्स को कन्विंस करना, उन्हें साथ जोड़ के चलना, क्योंकि सहज है कि दादा दादी बनना चाहते हैं, नाना नानी बनना चाहते हैं, वो अपेक्षा स्वाभाविक है।
पर ये बात को समझ पाना कि ये कोई और रूट है और उसको सहजता से अपना लेना, फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके चलना, उनका प्यार बच्चों को मिले, स्नेह मिले, उनका आशीर्वाद मिले, वो एक बहुत हमारे लिए बहुत आवश्यक था। तो एक वो ज़रूरी था। दूसरा, जब हमारा बेटा टीनेज में पहुंचा तो वो एक फेज़ ऐसा था जब उसने एक नई लाइट में अडॉप्शन को देखना शुरू किया। पहले तो हम अलग अलग स्टेजेस पर बच्चे अलग अलग तरीके से समझते हैं। सो बचपन में तो आपने खेल खेल में समझा दिया, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी भी दे दी। फिर वो फेज़ आता है जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है। बिल्कुल। और फिर क्लास में बड़ा इनोसेंटली कहता है आई एम अडॉप्टेड, और टीचर कहती है ओह। तो वहाँ पर बच्चे को लगता है कि कुछ गलत हो गया क्या। तो वहाँ से वो शुरुआत होती है कहीं जहाँ आपके स्कूल्स प्रिपेयर्ड नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, वो शुरुआत होती है। पर सबसे जो बड़ी ये भी सहजता से फिर भी हैंडल हो गया क्योंकि आप बच्चे को कंटिन्यूअसली एम्पावर करते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा टीनेज में पहुंचता है, जब वो समझता है हाउ चिल्ड्रन कम इनटू दिस वर्ल्ड, और तब वो समझता है कि ओके आई वाज अडॉप्टेड, सो मेरे बर्थ पेरेंट्स भी हैं। बर्थ पेरेंट्स हैं मतलब आई वाज गिवन अप। तो व्हाई वाज आई गिवन अप, वाज आई नॉट गुड इनफ, जो आपने कहा वो कहीं लगता है कि तिरस्कृत था मैं किसी तरीके से। बिल्कुल। तो वो परेशान करता है बच्चे को, और फिर वो कई और चीज़ों में मैनिफेस्ट करता है। बच्चे की हेल्थ इम्पैक्ट होती है, उसके स्कॉलास्टिक्स इम्पैक्ट होते हैं। तो वो एक चुनौती भरा फेज़ था 13 से 17 साल के बीच में, आई वुड से। पर हम इस सारे फेज़ में बहुत ऑनेस्ट रहे और बहुत प्यार से हम बच्चे से जुड़े रहे, बहुत क्लोजली कम्युनिकेशन भी ओपन थी, और हम बिल्कुल हृदय से बिल्कुल जोड़ के रखा। और हमने उसको ये भी कहा कि बेटा हाँ, अगर आप खोजना चाहेंगे अपने माता पिता को तो हम आपकी उसमें भी मदद करेंगे। मैम, आपने बताया कि आपके बच्चे ने बड़े गर्व से कहा है मैं अडॉप्टेड चाइल्ड। उस समय टीचर का रिएक्शन था ओह। ये तो एक केस हुआ, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस होते होंगे, बच्चों को पता चल जाए, वो अपने टीचर्स के सामने बोल देते हैं, लेकिन उस पर टीचर का रिएक्शन क्या है ये बच्चे के माइंडसेट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ऐसे में टीचर्स का कितना अहम रोल है इसमें? देखिए, अभिभावक फैमिलीज का तो बड़ा रोल है ही। दूसरा बड़ा रोल स्कूल के इकोसिस्टम का है। तो टीचर्स का इस के प्रति संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर्स के साथ हमें काम भी करना पड़ता है अक्सर, क्योंकि अडॉप्टिव बच्चों की एक तो आइडेंटिटी की बात है। ये आपको इंश्योर करना कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी अफेक्ट ना हो, उसको आप सेंसिटिवली हैंडल भी करें, तो ये टीचर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बच्चे में हो सकता है कोई स्पेशल नीड्स की बात हो, या हो सकता है कोई पढ़ने लिखने में कोई समस्या आती हो, कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी हो। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए भी टीचर्स का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें टीचर्स की बहुत मदद चाहिए होती है कि हमारे बच्चे जो हैं कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बन सकें, स्कूल में अच्छा कर सकें, उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि माता पिता के बाद जो भी एक बच्चे के जीवन में होता है वो गुरु ही होता है, और एक शिष्य का अहम रोल होता है बच्चे की लाइफ में। सर, छोटे छोटे किस्से होते हैं हमारी लाइफ में, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, परेशानी, एक ऐसा फेज़ आता है, हम समझ नहीं पाते कि हम रिएक्ट कैसे करें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को पता चल गया है कि वो अडॉप्ट किया हुआ है। ऐसे में हमारा गुस्सा या जो एक नॉर्मल बिहेवियर है, जो हम तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो उसे कैसे ले लेगा, वो बहुत प्रभाव डालता है। ऐसा कोई किस्सा जो आपने कहीं जिया हो, या किसी का एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत से लोगों की आप काउंसलिंग भी करते हैं, तो ऐसा कोई केस जो आप साझा करना चाहें? बहुत तरह के उदाहरण हैं इसमें, और बहुत बातें याद आती हैं। एंड बिल्कुल आपने सीखा, जब बच्चे को पता चल जाता है तो बच्चा
गाय बगाए हर चीज़ को अडॉप्शन की नज़र से ही तोलने लगता है बिल्कुल कि ये मना किया इसलिए मना किया होगा क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ, जी। अपना होता तो नहीं करते। और यहाँ पे जैसे आपने बोला समानता वाला भाव पेरेंट के मन में नहीं है, लेकिन बच्चा अब उसको एक चीज़ मिल गई है खेलने के लिए और बच्चा खेलता ही है उस चीज़ से। तो ऐसा भी हुआ है कि एक पेरेंट ने मेरे को बताया कि ये उनकी बेटी हमेशा अडॉप्शन से रिलेटेड सवाल कब पूछती थी, जब वो सबसे बड़े ट्रैफिक जैम में फंसी होती थी। बोले बच्चे को पता है अभी माँ कहीं से एस्केप नहीं कर सकती है, गाड़ी में बैठी है, ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है, ना मेंटली ना फिजिकली वो कहीं और स्पेस में नहीं जा सकती। तब वो ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती थी, व्हाई वाज आई गिवन अप, व्हाट डिड यू डू, हमने ये किया तो क्या हुआ। तो ऐसा पेरेंट्स ने बोला है कि बच्चे मतलब कई बार आपको पूरी तरह से परखते हैं कि आप कितने तैयार हो हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। या फिर जैसे मेरे बेटे ने भी मेरे से एक बार पूछा कि उसको कोई चीज़ परेशान कर रही थी और मैंने थोड़ा ज़ोर दिया कि नहीं बेटा नंबर्स विल टॉक टू यू, तो तुम देखो होगा। एंड ही सेड नहीं नंबर्स डोंट टॉक टू मी, आई कैन नॉट बी लाइक यू, यू आर नॉट इवन माई डैड। तो ऐसा नहीं कि उस समय आपको ऐसा सोचना ओ बॉलीवुड होता या सीरियल होता तो छपाक 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 कई तरह के फ्रेम्स आ जाते उसमें और वो मतलब टीज़र में चला जाता टीआरपी के लिए। यहाँ आपको पता है तैयारी इसी का नाम है, आपको पता है एक दिन ये शब्द निकलेंगे क्योंकि ये उसका प्रोसेसिंग है और बच्चा है अच्छा है कि ये निकलें ताकि आप उनको थोड़ा सा टेलर कर पाओ। And my immediate reaction is yes, you don't even have to look like me, you don't even have to be you don't even have to be like me. तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, जस्ट बी योरसेल्फ। और ऐसे बोलने से वो जितना वो भबक रहा था वो पूरा शांत पड़ गया, जैसे बिल्कुल ठंडा पानी पड़ गया हो उसके ऊपर। बट जो आप विचार आपने रखा तो एज अ पेरेंट आपको तैयार हर सिचुएशन के लिए रहना पड़ता है। उस समय आप अपनी ह्यूमन इमोशंस के पीछे नहीं छुप सकते कि मैं भी तो ह्यूमन हूँ, गुस्सा आ ही सकता है, तुम टेंजेंशियल गए तो मैं भी टेंजेंशियल चला गया। बिल्कुल एज अ पेरेंट आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। हमेशा आप अपने आप को ये याद दिलाइए ये डिसीजन आपका था, बच्चे का नहीं था। बिल्कुल। तो अगर बच्चा कुछ कह रहा है, सुन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो ज़रा भी गलत नहीं है। अब आपका दायित्व बनता है बच्चे को कैसे चैनलाइज करें, समझाएं और उसको कैसे गाइड करें अपने को पीछे रखकर। बिल्कुल सर, आप एक फाउंडेशन चलाते हैं फैमिलीज़ ऑफ जॉय, नाम भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत है उसका एक हैशटैग री इमेजिनिंग एडॉप्शन। बिल्कुल एक अलग नज़रिया दिया है आपने इसको। ऐसे में अगर मैं इस वर्ष की थीम की बात करूं तो इस वर्ष की थीम है रिहैबिलिटेशन ऑफ ओल्ड चिल्ड्रन टू फोस्टर केयर एंड फोस्टर अडॉप्शन। लेकिन एक फैक्ट ये भी कहता है कि 80% माता पिता जो एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं वो चाहते हैं कि 2 वर्ष से कम का बच्चा हो, लेकिन फैक्ट ये है कि बच्चे 80% 2 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ऐसे में माता पिता को वो समझाना, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू समझाते होंगे, वो समझाना कि 2 वर्ष से ज़्यादा का बच्चा उनके परिवार में कैसे घुल मिल सकता है, वो कितना अलग है। बहुत बड़ी चुनौती है ये आज के परिप्रेक्ष्य में कि हम पेरेंट के नज़रिए से नहीं देख रहे, सिर्फ हम बच्चे के नज़रिए से भी देख रहे हैं। और बच्चा तो 5 साल का भी होता है, बहुत ही छोटा होता है, उसको हम ओल्डर चाइल्ड बोलना तो उसके लिए बहुत ही अन्याय की बात है। एग्जैक्टली। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चे के लिए ऐसे भाव रखते हैं, इसको तो मैं घोड़ी चढ़ते तक खिलाऊंगा या बोलते हैं अभी तो बहुत छोटा है, किचन में क्यों काम कर रहा है। तो अगर 10 साल का बच्चा बहुत छोटा है, 15 साल का बच्चा बहुत छोटा है, तो 4 साल का बच्चा तो टू ओल्ड टू अडॉप्ट हो ही नहीं सकता। तो रीइमेजिनिंग अडॉप्शन को हम सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि अडॉप्शन एक निसंतान अधेड़ दंपति की ज़रूरत से हटाकर हम उसका फोकस डालते हैं बच्चे पर, और इसमें फॉस्टरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन अबव 5-6 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन हु आर सिबलिंग्स, उन सब पे हम बहुत फोकस देते हैं कि आप पहले ये देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कई पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है, उनके अपना सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें अगर बच्चे की कोई छोटी मोटी ज़रूरत भिन्न है वो उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो हमें स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए ये स्पेशल नीड्स चाइल्ड है या ये ओल्डर चाइल्ड है या ये तो भाई बहन है 3-4, इनको हम कैसे करेंगे। और समाज से ज़्यादा
इसमें हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता है, सरकार की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, जिसमें हमें स्पेशल एजुकेटर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जब इंस्टीट्यूशन में पलते हैं तो उनके चैलेंजेस कई गुना बढ़ जाते हैं जी। तो उनको वापस नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत इंटरवेंशंस चाहिए। तो आपको स्पेशल एजुकेटर चाहिए, आपको स्पेशल बुक्स चाहिए, आपको शायद वो स्कॉलरशिप चाहिए जो बच्चों को इनेबल कर सके, आपको हो सकता है मेडिकल एड चाहिए। तो ये एज अ कम्युनिटी समाज को टुगेदर आना पड़ेगा कि बच्चों को अडॉप्ट करने के बाद फैमिली को कैसे सपोर्ट करें। बिल्कुल मैम, मैं आपकी तरफ से एक संदेश ज़रूर चाहूँगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। एक परिवार में बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, लेकिन वो कहीं बताते भी नहीं। सारी बात महिलाओं पे आ जाती है। बहुत से समाज के ताने सुनती हैं और वो ताने इस स्तर तक पड़ते हैं कि वो मानसिक तनाव की शिकार हो जाती हैं। लेकिन उससे डील कर पाना, उसके बाद परिवार के बाहर निकलकर कदम बढ़ाना या एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में लाकर परिवार को ये समझा पाना कि ज़िंदगी और बेहतर ऐसे भी हो सकती है। मातृत्व तो है ही स्नेह, और बच्चा आपके जीवन में कैसे भी आए वो आपका स्नेह ले ही लेता है और आप में मातृत्व आ ही जाता है। और यदि आपको आवश्यकता है कि आप बच्चा गोद लें या किसी भी और मेथड से अपनी फैमिली को पूरा करें, तो इसमें संकोच ना करें। ये बहुत ही सुखद स्नेहपूर्ण जर्नी है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ बहुत साल तक महिलाओं ने IVF की ट्रीटमेंट ली, सक्सेसफुल नहीं हुई। जैसे आपने कहा, आपसी तनाव भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो अपने को उस ट्रॉमा से गुजरना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। डोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट। बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि ये निर्णय जल्दी से जल्दी लीजिए, और आपके जीवन में जो सुख आएगा, जो स्नेह आएगा, वो आपको पूरी तरह से पूर्ण कर देगा। समाज के लिए एक संदेश। देखिए, हमारी तो संस्कृति यही है, वसुधैव कुटुंबकम। जी। तो हमारे लिए बच्चे साझा हैं। बच्चों को हम स्नेह से बड़ा कर सकें, ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। तो पहले तो समाज एक्सेप्ट कर ले उन परिवारों के जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने फैमिलीज़ अपनी बिल्ड की हैं अडॉप्शन के द्वारा। और अगर अडॉप्ट किसी बच्चे को कर सकें, उसको अपना परिवार में शामिल कर सकें, तो बहुत ही सुंदर होगा। समाज में बहुत से पिता हैं जो सोचते तो हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा पाते, खुल के कह नहीं पाते। आज एक अडॉप्टिव फादर से जानना चाहूँगी, या मैं ये कहूँ आज एक फादर से जानना चाहूँगी कि वो कितना गर्व महसूस करते हैं। आई थिंक बात वहीं गर्व पे आ जाती है। कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि जो फादर्स हैं दे हैव टू बी अ हीरो, और इसीलिए अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो दे वांट टू कंटिन्यू टू बी सीन एज अ हीरो। इसलिए वो अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाते हैं और कई बार उस जर्नी में नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे उन्हें अपने स्पाउस के साथ होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये कोई प्रूव करने वाली बात नहीं है कि कोई नोबिलिटी या चैरिटी नहीं है। यदि आपके मन में वो भावना है तो उसे बेझिझक करिए, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। और अगर नहीं है तो अपना जीवन बिल्कुल उतने ही सुख से जिए, आप में कोई हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, यू विल बी अ हीरो। सर, आप इतने लोगों की काउंसलिंग करते हैं, कोई ऐसा केस आया कि अडॉप्ट करने के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने गिव अप कर दिया, हमसे नहीं हो पाएगा? कैसे समझाया आपने ऐसे केसेस को? क्या संदेश साझा करना चाहेंगे? ऐसे केसेस आते हैं, कुछ डिसोल्यूशन तक पहुंच जाते हैं और कुछ कम से कम इस उम्र तक मकाम तक पहुंच जाते हैं कि बच्चे को किसी और केयर में टेम्पररी रखना पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पुनः पेरेंट्स को याद दिलाएं कि ये डिसीजन आपका था, तैयारी आपकी होनी चाहिए थी। आप अगर लॉ का एग्ज़ाम पढ़ने जाते हैं, देने जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। आप पेपर वाले को नहीं दोष देते हैं कि कैसा पेपर बना के दिया। तो
तैयारी का बहुत बड़ा रोल है, और तैयारी अगर नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं वापस उनको स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ता है पेरेंट्स को कि दिस इज़ व्हाट अडॉप्शन इज़। अब आप बच्चे को मझधार में नहीं छोड़ सकते हैं, और कई बार केसेस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और कुछ सॉल्व नहीं हो पाते, बट कोशिश हमारी रहती है कि बच्चे को दोबारा उस ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े जिसके थ्रू वो एक बार आ चुका था, जिसकी वजह से वो इस फैमिली में आया। इस जर्नी पर आप कई लोगों को लेकर आए, आपने सही राह दिखाई। आज जब दोबारा से वो फैसले के बारे में सोचते हैं तो क्या कभी बातचीत होती है? क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों एक कोई साथ? डाउट ही नहीं होता हमें तो ये तो हमें कोई डाउट ही नहीं होता, और हम हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे इतने सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और जो हु आर ग्रोइंग अप टू बी सच फाइन ह्यूमन बीइंग्स एंड सच फाइन इंडिविजुअल्स। आई थिंक ग्रेटिट्यूड बहुत है कि हमें वो सोच आई और उस सोच को हम पूरा कर पाए, वो सामर्थ्य आया, तो वी आर जस्ट ब्लेस्ड। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने सफ़र को साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि अगर इसी सोच के साथ हर व्यक्ति आगे बढ़े तो शायद हमारे जीवन में अडॉप्टिव पेरेंट शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ पेरेंट शब्द रहेगा। और इस सोच के साथ शायद कोई बच्चा खुद को कभी पराया महसूस करेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीक्षा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगी, कभी सोचिए उस बच्चे की नज़र से जो ये कहता है, हाँ मेरा जन्म मेरी माँ की कोख से नहीं हुआ, पर मेरा जन्म हुआ है मेरी माँ के हृदय से, मेरी माँ के दिल से। मैंने अपनी माँ को उसके कोख में महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने माँ को महसूस किया है उसकी गोद में, उसकी आंचल में। हाँ मेरा रंग बिल्कुल मेरे माता पिता जैसा नहीं है, पर मेरा दिल और विचार उनसे मेल खाते हैं। अडॉप्टेड हैं तो क्या हुआ, हम भी तो इसी समाज से आते हैं। लेकिन आपकी नज़र, नज़रिए और सोच में फ़र्क आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, सकारात्मक बदलाव आएगा अगर गोद लिया हुआ बच्चा सिर्फ बच्चा कहलाएगा। इसी बात के साथ कि इस बात पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि समाज में परिवर्तन तभी आएगा जब हम और आप मिलकर एक कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।